एआई समिट खत्म हो चुकी है और हेडलाइन भी लिखी जा चुकी है, इंडिया इज रेडी टू लीड एआई रेवोल्यूशन। लेकिन जब कैमरा स्टेज से हटकर ग्राउंड रियलिटी में आती है तब तस्वीर कुछ और ही दिखती है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस रोबोटिक्स और ट्रिलियन डॉलर के डिजिटल इकोसिस्टम की बात होती है, वहीं दूसरे तरफ जहां गवर्नमेंट स्कूल्स के कंप्यूटर लैब तक फंक्शनल नहीं है, कॉलेजेस जहां सिलेबस आज भी पुरानी होती है और स्टूडेंट जो कि डिग्री के बाद भी जॉब के लिए रेडी नहीं होते। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम सच में एआई को बिल्ड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, या सिर्फ ये एक दिखावा और मार्केटिंग है। फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए करोड़ों का बजट अनाउंस होता है, इनोवेशन और सेटअप के लिए ग्रांट का वादा किया जाता है, लेकिन इन सब में ट्रांसपेरेंसी कितनी है? स्किल डेवलपमेंट का पैसा कितना ग्राउंड तक पहुंचता है? जबकि करप्शन और पॉलिसी डिले ऑलरेडी सिस्टम को स्लो कर रही है, तब एआई जैसे एडवांस सेक्टर को सडनली पुश करने का एक रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी है या फिर सिर्फ ग्लोबल इमेज को इम्प्रूव करने का एक अटेम्प्ट है? इंडिया एआई के रेस में भागना चाहता है, लेकिन एआई के रेस में भागने के लिए हम सबका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि आप जानते हैं हमारे फाउंडेशन के बारे में। क्या कॉलेज में एक्चुअल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा? क्या गवर्नमेंट स्कूल को कोई एआई टूल मिले? क्या इंडिया सेटअप को एक्चुअल फंडिंग और कंप्यूटर पावर मिल रही है, या फिर हम लोग सिर्फ स्पीच और समिट में ही एआई सुपर पावर है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 2026 दिल्ली में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा हो रही थी, तब पूरे दुनिया की नजरें इंडिया पे टिकी हुई थी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को एक ऐसे लैंडमार्क के रूप में प्रोजेक्ट किया गया जो भारत को ग्लोबल एआई साउथ का लीडर और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन करते हुए मानव विजन को दुनिया के सामने रखा। MANAV मानव, जिसका उद्देश्य एआई को इथिकल और इंक्लूसिव बनाना था। लेकिन एक जगह जहां हाई प्रोफाइल ग्लोबल लीडर जैसे इमैनुअल मैक्रोन और टेक टाइटन जैसे सुंदर पिचाई भारत का तारीफ कर रहे थे, वहीं पर्दे के पीछे टेक्नोलॉजी की चोरी, मिसमैनेजमेंट, फेक इनोवेशन की ऐसे केस आए जो इंडिया के ग्लोबल इमेज को काफी धक्का दिया। इन कारणों का सिंपल मतलब है उन कॉन्ट्राडिक्शन को सामने लाना जो विकसित भारत का बड़े सपने और ग्राउंड रियलिटी में कोई भी काम न होने का फेलियर और करप्शन होने का एक बड़ा सा दीवार खड़ा है। ऊपर से प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन नीचे सिस्टम के बहुत ही और भी प्रॉब्लम है जो ऊपर की ग्रोथ को रोक देती है। हमें ऑनेस्टली ये समझना होगा कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, इतना यंग पॉपुलेशन है, इतना टैलेंटेड लोग है, फिर भी एआई के रेस में इंडिया यूएस और चाइना से इतना पीछे क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म में भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी या फिर एआई के बारे में बात करते हैं, तब हमारे गवर्नमेंट स्कूल का हाल क्या है? आज भी इंडिया में टेक्नोलॉजी सिर्फ बुक और स्लोगन में ही लिमिटेड है। स्मार्ट क्लासरूम में बोर्ड लगी होती है, लेकिन न ही प्रॉपर इंटरनेट होता है और न ही ट्रेन टीचर। इसलिए जब फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फ्यूचर का एआई ड्रीम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का हेडलाइन ग्राउंड ब्रेकिंग एआई टेक्नोलॉजी या फिर वर्ल्ड क्लास रिसर्च पेपर नहीं थी। सबसे ज्यादा अटेंशन जिन चीजों ने लिया वो था सिल्वर कलर का रोबोटिक डॉग। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने समिट के एग्जीबिशन एरिया में इस रोबोट का शोकेस किया और उसका नाम ओरायन रखा गया था। मीडिया कैमरा उसी पे फोकस हो गई और बाद में वो चीज वायरल हो गई। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह ने डीडी न्यूज और दूसरे कई न्यूज चैनल में ये क्लेम किया कि ये रोबोटिक डॉग उनके यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप हुआ है। उन्होंने इसे इंडिया का इंडिजिनस इनोवेशन और स्टूडेंट का मेहनत और रिसर्च का रिजल्ट बताया। प्रेजेंटेशन ऐसा था कि लग रहा था जैसे इंडिया सच में रोबोटिक के फील्ड में माइलस्टोन को हासिल कर लिया है। iOS डेवलप्ड एप्स बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी। नॉर्थ इंडिया का पहला iOS लैब है हमारे कैंपस पे, आप आइए आपको पता चलेगा। देयर आर लॉट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनिवर्सिटी आल्सो। देयर इज अ डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्लॉक। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया के यूजर और टेक एक्सपर्ट ने इस सच्चाई को सामने ला दिया। लोगों ने रोबोट का डिजाइन, स्ट्रक्चर और फीचर को कंपेयर किया और ये पता चला कि ये कोई इंडिया का नया इनोवेशन नहीं था। ये असल में चाइना के यूनिट्री रोबोटिक्स का GO2 मॉडल था।
ये ओपनली सेल के लिए अवेलेबल भी है, जिसका दाम है $1600 यानी कि लगभग 1,33,000 रुपए, जिसे कोई भी आसानी से ऑर्डर करके मंगा सकता है। और जब ये बात क्लियर हुई तब इंडिजिनस इनोवेशन का पूरा नैरेटिव ही हिल गया। जो चीज स्टूडेंट का मेहनत और इंडिया का ब्रेक थ्रू बताया जा रहा था, वो दरअसल रेडीमेड इंपोर्टेड प्रोडक्ट निकला। इस बोरोड इनोवेशन के क्लेम के चक्कर में जो समिट में इंटरनेशनल डेडिकेट्स आए थे, उनके नजर में इंडिया को एक ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ा। लेकिन कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जब IT मिनिस्टर अश्विन वैष्णव इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बाद में जब बैकलैश शुरू हुआ और लोगों ने असली सोर्स का पता किया, तब इस पोस्ट को चुपचाप से डिलीट कर दिया गया। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी का क्लेम सिर्फ रोबोट डॉग तक लिमिटेड नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि उनका जो इंडिया फर्स्ट ड्रोन सोसर बताया जा रहा था, वो भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं था। दरअसल वो साउथ कोरिया की कंपनी हैसल ग्रुप के स्ट्राइकर V3 ARF मॉडल निकला। मतलब यहाँ भी वही पैटर्न रिपीट हुआ। इंपोर्टेड प्रोडक्ट में इंडिया का लेबल लगा के उसे इंडिया का इनोवेशन बता दो। लेकिन एक बात तो है, इस इंसिडेंट में एक चीज जरूर क्लियर हो गया। इंडिया में कई बार शोमैनशिप को असली इनोवेशन से ऊपर रख दिया जाता है। जब गवर्नमेंट बैक्ड समिट में प्रॉपर वेटिंग के बिना इन सारे स्टॉल को अलाउ कर दिया जाता है, तब सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की नहीं बल्कि पूरे देश की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर आ जाती है। यह सब चीज होने के बाद यूनिवर्सिटी ने माफी भी मांगी और ये भी कहा कि प्रोफेसर को उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। मतलब देख रहे हैं आप, एक झूठ को छुपाने के लिए कितना सारा झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये सब होने से पहले समिट का शुरुआत ही मिस मैनेजमेंट से ही हुआ था। भारत मंडपम, जिसे G20 के टाइम से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जाता है, वही AI समिट के टाइम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ पहुंच गए। आप क्लियरली रश को देख सकते हैं, कितने ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। लेकिन सबसे आयरनी वाली बात यह थी कि एक टेक्नोलॉजी समिट में बेसिक इंटरनेट कनेक्टिविटी फेल हो गई। लोग इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। कई फॉरेनर डेडिकेट्स और सेटअप को घंटों तक लंबी लाइन में लगना पड़ा क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिस्टम बार बार क्रैश हो जा रही थी। डिजिटल इंडिया के फ्लैगशिप इवेंट में फूड स्टॉल पर डिजिटल पेमेंट के बजाय ओनली कैश लिखा हुआ था, जो कि अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा था। मैनेजमेंट का सबसे सीरियस पहलू उस समय सामने आया जब प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले सिक्योरिटी वेब्स के नाम पर एग्जीब्यूटर्स को उनके स्टॉल से टेम्पररी बाहर निकाल दिया गया। बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेन के CEO धनंजय यादव ने एलाइज किया कि उन्हें स्टॉल छोड़ते वक्त अपने सामान या फिर जो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी लेके आए थे, उन्हें वहीं पे रख देने का कहा गया था। और जब वो वापस आए तो उनका पेटेंट AI वेयरेबल गायब था। एक हाई सिक्योरिटी के अंदर टेक्नोलॉजी का चोरी हो जाना सिक्योरिटी और मैनेजमेंट पर सीधा सवाल उठाता है। लेकिन इंडिया के लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया आखिर AI के रेस में इतना ज्यादा पीछे क्यों है। अगर हम सिर्फ हेडलाइन या फिर समिट को साइड रखकर रिसर्च डाटा और एक्सपर्ट एनालिसिस को देखें तो हम लोग को ये साफ पता चलता है कि प्रॉब्लम सरफेस लेवल पर नहीं है बल्कि डीप रूटेड है। और सिर्फ बड़े बड़े इवेंट या फिर सिर्फ बड़े बड़े बात कर देने से ये गैप क्लोज नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा इशू है इन्वेस्टमेंट का। इंडिया अपने GDP का 0.64% डेवलपमेंट और रिसर्च पर स्पेंड करता है, जो कि पिछले कई सालों से स्टेबल है। और इसके कंपैरिजन में चाइना अपने GDP का 2.6% स्पेंड करता है और USA वहीं 3.5% स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में। पर जब हम लोग परसेंटेज के साथ साथ उसका स्पेंडिंग को देखते हैं तब डिफरेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इंडिया का टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता है, चाइना के मुकाबले वो सिर्फ 10% के करीब है। बिना सीरियस और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट के इंडोजिनस फाउंडेशन मॉडल बनाना पार्शियली इम्पॉसिबल है। AI के कोर मॉडल को डेवलप करने के लिए हाई एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास रिसर्चर और लॉन्ग टर्म फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि दिल्ली का सीरियल किलर के बारे में, जिसका नाम था चंद्रकांत झा।